गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में जो भी जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच का जो भी एग्जामिनेशन पेपर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने ऑलरेडी अप टू पेपर 7 डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। कुल मिला के 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 45 मिनट में आपको करना होगा और कुल मिला के 60 मार्क और आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। चलिए, इनमें स्टार्टिंग में हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे 20, उसके बाद जो भी जनरल नॉलेज और साइंस और फॉलोड बाय द रीजनिंग एंड इंग्लिश। पहला सवाल है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, जो कि 1:2:3 और उसका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 12 है। वो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नंबर्स जितने भी 1:2:3 रेशियो में हैं, उस नंबर का जो HCF है वो हर एक में कॉमन रहेगा, यानी 1x 2x 3x, जो कि हर एक के अंदर कॉमन क्या है, x है दोस्तों। x वो चीज़ है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो कि 12 है दोस्तों। अब आपको आसानी से पता चल गया, अगर x का वैल्यू 12 हो जाता है, उस रेशियो में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे 12, 24, 36 जो कि नंबर बन जाएगा। अगर उसने यहाँ तक सवाल था नंबर्स फाइंड आउट करो, नंबर्स क्या है 12, 24 और 36। अब आपको पता चल गया नंबर्स। अगर वो आपसे पूछता है LCM बताओ, तो आप 12, 24 और 36 का LCM क्या है, जो कि 72 है दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ 3 to the power of x plus 8 is equal to 27 to the power of 2x plus 1। जैसे कि आप जानते हैं 3 to the power of x plus 8 है इज इक्वल टू, हम 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ 2x plus 1। अब जब आपको पता है बेसिस बराबर होते हैं तो उसका जो पावर होते हैं वो भी बराबर करना पड़ता है। पर यहाँ पावर देखिएगा, x plus 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 to the power of 3 है, वो 3 जो है सीधा 2x plus 1 के साथ गुना हो जाता है, तब जाके आपको 6x plus 3 बन जाता है। आंसर आपको मिलेगा जो कि 5x इज इक्वल टू 1, सॉरी 5x इक्वल टू 5 मिलेगा, तब जाके आप आराम से x वैल्यू जो है 1 बनेगा दोस्तों। चिल्लर सवाल है, हर सवाल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आपको लगता है कि ये मुझे एक बार दोहराना चाहिए, उसको दोहराने के लिए आप लोगों को लिख लीजिए। अननेसेसरी हर सवाल भी लिखो, जवाब भी लिखो, ये वाली मत करो। जो स्मार्ट वर्क करो, जिससे आपको लगे कि हाँ ये मुझे एक बार रिवीजन करनी है, तो आप उसी पॉइंट को लिखो। अननेसेसरी आप क्वेश्चन बनाओ मत, नोट बनाओ मत, ठीक है। इफ़ a इज इक्वल टू 7 - 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √a + 1/√a, जो कि आप जानते हैं अगर a को √a के हिसाब से लिखेंगे, √7 - 4√3। आपको इस तरह का सवालों को थोड़ा सा अक्ल लगाना है। यहाँ पे क्या 7 को इस हिसाब से स्प्लिट करना है, जो कि 3 + 4 -2 इंटू √4 इंटू √3 कैसा आ गया, जो कि 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, स्प्लिट हमने इसीलिए किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a² + b² - 2ab की फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें रूट जो वैल्यू है वो ख़त्म करना है। तो यहाँ पे √3 होल स्क्वायर जो कि 3 बनेगा, प्लस √4 होल स्क्वायर यानी 4 बनेगा, -2 √4 √3 है दोस्तों। तब जाके आराम से आपका जो वैल्यू बनेगा, चाहे तुम √3 - √4 होल स्क्वायर लिख लो, चाहे √4 - √3 होल स्क्वायर लिख लो, पर हम जो बड़ा नंबर है वो पहले लेंगे, जो कि √4 - √3 इज़ द सही आंसर है। अब आपको पता चल गया √a का वैल्यू, जो कि √4 - √3। अब 1/√a का वैल्यू क्या है, जो कि √4 + √3 बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि हम रैशनलाइज़ करेंगे ऊपर नीचे। रैशनलाइज आप जानते हैं, अगर 1/√4 - √3 को ऊपर नीचे अगर हम √4 + √3 से करेंगे तो नीचे क्या होगा, a - b × a + b, तब a² - b² हो जाएगा। तो √4 होल स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर होगा, आंसर आपको 1 आएगा। तो तब ऊपर क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, जो कि √4 + √3 मिलेगा। तो आराम से आप पता चल गया, √4 - √3
प्लस √4 प्लस √3। यहाँ पे जो -√3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा √2 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। बस आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा आंसर करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप बहुत ही वीक हो मैथमेटिक्स में, अपने आप को सुधारो। अगर आप समझ में आ रहा है सर आपने जो भी किया है, यू आर स्मार्ट। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या है? जो कि खुद से डिवाइड होता है या एक से होता है। एक प्राइम नंबर है? नहीं है दोस्तों। अब पूछ रहा है, एवरेज बताने के लिए बोल रहा है, जो भी पहला 10 प्राइम नंबर का प्राइम नंबर लिख लीजिए। एक तो हो ही नहीं सकता। अब 2 जो है खुद 2 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। कुल मिला के इधर 5 उधर 5, इन सब का अगर एवरेज पूछ रहा है तो कुल मिला कर डिवाइडेड बाय में क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबका ऐड करो, जो भी नीचे दिया गया एवरेज ऑफ 10 प्राइम नंबर्स, कुल मिला के 129 ऐड होगा डिवाइडेड बाय 10, जो कि 12.9 उसका एवरेज बनेगा दोस्तों। बस यही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। अगला देखिए, एक मिक्सचर है जिनके अंदर 30 लीटर का दूध और पानी का मिलन है, मिश्रण है। अब 7:3 रेशियो है। अब आपको पता है जब 7:3 अगर है, 7 + 3 क्या है? 10 है। 10 यूनिट जो है 30 का बराबर है, मतलब 10 अंडे जो है 30 के बराबर है। तो एक अंडे कितना होगा? एक यूनिट जो है 3 के बराबर होगा। अब आपको पता चल गया 7x, जो कि 7 3 = 21, एक में 21 है और एक 9 है, कुल मिलाकर 30 लीटर हो गया। मतलब 21 लीटर का मिल्क है। अब 9 लीटर का क्या है? यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? पानी है। अब यहाँ क्या कर रहा है, कितना पानी, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:7 बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले 7:3 था, उसके बाद 3:7 कर दिया। यानी जो वैल्यू सबसे पहले 7 है मिल्क, लेकिन यहाँ 3 हो गया, तो हमें इक्वलाइज़ करना होता है इस तरह का चीज़ों को। तो अब इस तरह अगर देखेंगे तो इक्वलाइज़ करने के लिए हम लोगों को पहले देखिए 7:3 था, उसके बाद 3:7 बना, कुछ ऐड किया है। तो आप यहाँ देखिएगा इक्वलाइज़ किस हिसाब से किया है। ऊपर वाले को हमने सीधा गुना कर दिया 3 से, 7:3 को सीधा 3 से गुना कर दिया, हम बन गया 21:9। तो यहाँ 21:9 बन गया। अब ये 21:9 जो है क्या बनना चाहिए? अगला जो रेशो बनेगा वो 21:49 बनेगा। रीज़न ये है, यहाँ पे जो भी रेशियो है वो बराबर बनाना है हमें। तो यहाँ पे नीचे किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 3:7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको मिल्क का जो ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू बराबर होगा। लेकिन ये जो 9 जो है ना, सीधा कितना हो गया? 49 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे अगर 9 49 हो रहा है, कितना का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, नहीं तो आप इस चीज़ को आप आराम से गौर कर सकते हो। 40 जो लीटर है वो जो दिखा रहा है, आप इसमें आप आराम से देख सकते हो कितना शुड बी एडेड, यहाँ पे देख सकते हो टू बी एडेड 40 लीटर्स बनना, मतलब ऐड करना है हम लोगों को। तो 40 लीटर पानी अगर ऐड करेंगे तब जाके अपना जो रेशियो बनेगा, जो भी यहाँ पे देख सकते हो 21 यहाँ पे देख सकते हो 21 + 9 कितना होगा? 30 लीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 40 लीटर्स ऑफ पानी ऐड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप लोग इस पे गौर करिए। मैंने ऐसे डिफरेंस जो भी आप दिखाई दे रहा है, क्यों मैंने मिल्क को ऊपर वाले को 3 से किया, नीचे वाले को 7 इसीलिए किया, मिल्क का जो मात्रा है वो बराबर है, जिसको हम लोगों को आराम से उस वैल्यू को पाने के लिए इस हिसाब से आप नीचे भी राइट साइड में देख सकते हैं, ग्रीन कलर के नीचे आप आराम से 40 लीटर पानी को मिलाना पड़ेगा, तब जाके उल्टा 3:7 रेशियो बनेगा। अगला एजेस कंसर्निंग दोस्तों, 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सीता एंड मीना, सीता और मीना का 1:4 है। अभी क्या है? 1:2 है। जैसे कि आप जानते हैं इस सिचुएशन में 1:4 के जो फ़र्क है वो 3 है, नीचे 1:2 में 1 है। अब इस तरह का सिचुएशन को अगर हम देखा जाए तो आप लोगों को ऊपर वाले से ×1, नीचे वालों को ×3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी रेशियोज़ है समान बराबर होना चाहिए।
तब आपको नया जो रेशो बनेगा सीता और मीना का, अगर देखा जाए यहाँ पे 1:4 वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि आप इंटू 1 के साथ कर रहे हो। 1:2 को अगर 2 के साथ, 1:2 को 3 के साथ अगर करते हो, जो नया रेशो बनेगा वो 3:6 बनेगा। अब वो कह रहा है कि इनकी जो रेशियो है 20 साल, यहाँ पे जो है 20 ईयर्स एगो यहाँ पे 1:4 था, लेकिन अभी 1:2 है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, पहले वाला रेशियो जो है 1:4 है, अभी का जो रेशियो है 3:6 है। तो 20 साल का जो भी फ़र्क है वो कितना का, 4:6 बनने के लिए 2 ऐड हुआ है, 1:3 बनने के लिए 2 ऐड हुआ है। 2 यूनिट जो बराबर है 20 साल का अगर है, 1 यूनिट बराबर जो है 10 साल का होता है। तो आप लोगों को ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज बताइए सीता का। अब सीता अकेला देखिएगा, प्रेजेंट क्या है 3 रेशियो है, पहले क्या था 1 रेशियो है, तो 3 इंटू यहाँ पे 10, 30 साल जो है सीता का है, और मीना जो भी दिया है 6, यानी 6 इंटू 10, 60 साल की मीना है। अब पूछा जाए पहले क्या था, पहले आपको बताना है 1 इंटू 10 यानी 10 साल, और 4 इंटू 1 यानी 4 इंटू 10 यानी 40 साल। ऑब्वियसली 20 साल पहले तो कम होगा ना 20, तो वो चीज़ है दोस्तों। बस ये छोटा चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, x/y = 8/9, 5x - 4y डिवाइडेड बाय 3x + 2y, जो कि आप जानते हैं 5x - 4y डिवाइडेड बाय 3x + 2y। अब ऊपर नीचे y के साथ क्यों डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर मतलब देखा जाए y के साथ डिवाइड किया है, वो इसीलिए है हमें x/y फॉर्म में लाना है। तब क्या होगा, 5x डिवाइडेड बाय y माइनस 4y डिवाइडेड बाय y, यानी 4y कैंसिल हो जाएगा, -4 बन जाएगा, 3 इंटू x/y + 2। उस हिसाब से x/y वैल्यू का इंसर्ट करेंगे तो आपका आंसर आराम से काट पुट के सब कुछ होके आपका आंसर बनेगा, जो भी यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ 2/21 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, a/b = 1:2, b/c = 3:4, c/d = 2:3 और d/e = 3:4। अब ABCDE का बताओ, बहुत आसान सवाल है, देखिएगा बहुत आसान है। अब पहले a/b लिखो, कैसे लिखोगे, a/b को 1:2 के नीचे लिखो, फिर इसके बाद b/c को 3:4 लिखो ऐसे ही डिटो, फिर c/d को 2:3 लिखो और 3:4 लिख दो। अब देखिए जो ऊपर a/b के नीचे सर्किल मारा है ना, सर्किल का इस साइड जो भी है 2 लिखते जाओ। अब लेफ़्ट साइड नीचे b/c में देखिए जो भी सर्किल मारा ना, उसका लेफ़्ट साइड में 3 लगाओ, 4 जो है उसका राइट साइड में 4 लगाते जाओ। ठीक उसी तरह सर्किल का लेफ़्ट साइड में 2 लगाते जाओ, क्योंकि 2 है तो 3 राइट साइड में 3 लगाते जाओ, फिर यहाँ पे नीचे भी सब 3 लिख दो। बस अब आया बात, पूछा क्या है आपसे, ABCDE पूछा, मतलब सब का पूछ लिया उसने। कभी कभी a/b पूछता है या b/c पूछता है, जो भी है। अब देखिएगा ऊपर से देखिए 1 × 3 × 2 × 4 3, जो कि a का वैल्यू है दोस्तों, b का 2 × 3 × 2 × 3। ठीक उसी तरह C/D/E का लिख के आपका जो भी कट पुट जाएगा, सब में जो कॉमन रहेगा सब काट दो, जहाँ तक कट जा रहा है। 2 इसमें भी है, B में भी 2 है, C में भी 2 है, D में भी 2 है, सब काटो। 3 भी ऐसे ही है। बचा क्या है, A में 1 × 3 बचा है। अब B में 3 तो है, लेकिन C में 3 है क्या, नहीं है। तो आपका जो रेशो बनेगा 3:6:16:12:16, जो कि इसका सही उत्तर है दोस्तों। बस ये आपको आंसर फाइंड आउट करनी है। इस तरह के सवालों को एकदम लूट लेनी है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ, अब ये ऐसे सवाल है, डिस्काउंट जो भी डिफरेंस है बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10%। एक बंदा दे रहा है डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट, और एक बंदा दे रहा है एक बार 20% का डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद उस 10% दे रहा है। अब देखिए वो जो डिफरेंस है, एक बंदा 30% दे रहा है, दूसरा बंदा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अब आपको पता होना ज़रूरी है, जब 20% और 10% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, x + y यहाँ पे जो भी है x - y - xy/100 होता है, जो कि कुल मिला के आपको जो 28
यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 28% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ जो भी 28% है उसके हिसाब से अगर देखा जाए इसका जो आंसर बनेगा ये आराम से आपको 70 to 100 तक आएगा। आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, जो भी 30% जो दे रहा है और जो बाकी जो बंदा दे रहा है वो 28% दे रहा है, तो यानी 2% का जो फ़र्क होता है वो 144 है दोस्तों। अब 144 अगर देख सकते हो यहाँ पे 1% कितना का बराबर होता है, वो 72% का बराबर होता है। मतलब 72 मतलब 144 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 144 होता है दोस्तों। अब आपको पता चल गया है 1% अगर 144 अगर है, वो ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस कितना है। मार्केट प्राइस हम लोग जानते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है आप लोग यहाँ पे 70 to 100 बन रहा है। और साथ में अगर देख सकते हो यहाँ बोल रहा है कि अगर एक्चुअल कास्ट प्राइस बताओ तो आपको आराम से यहाँ पे 14,400 लिख सकते हो। लेकिन जो भी यहाँ पे है आप इसका जो भी पूछा गया मार्केट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, आफ्टर डिस्काउंट क्या है मार्केट प्राइस, यानी वही है 14,400 जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको आराम से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपका आंसर जो भी बनेगा यहाँ पे आंसर में देख लीजिएगा। आंसर में अगर आपको 70 to 100 है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर यू। अगला देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया, बाकी आप लोग इसमें मत देखिएगा, इसमें मैंने खुद ही थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, डोंट वरी, मेरे से भी गलतियाँ होता है। अगला देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ₹950। एक आर्टिकल कितना में बेचा है 950 में। उसके बाद देखिएगा जो भी आर्टिकल 950 में बेचा है उसका सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया। अब वो देखिएगा अलाउिंग 5% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, वो क्या कर रहा है मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 5% का। अब पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस बताइए। आप जानते हैं सेलिंग प्राइस भी जानते हैं जो कि फाइनल वैल्यू है दोस्तों, इनिशियल वैल्यू मार्केट प्राइस पता करनी है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या है 5%। ये वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। उसमें फाइनल वैल्यू आप रख दोगे सेलिंग प्राइस जो कि 950, इनिशियल वैल्यू क्या है मार्केट प्राइस, उसके हिसाब से करोगे तो मार्केट प्राइस आपका 1000 रुपये आ जाएगा बस। अगला देखिए, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 6000 विल अमाउंट टू 6900। 6000 वाला 6900 हो गया, तो आपको जो अमाउंट है 6900 है, 6000 प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट जो कि फाइंड आउट करनी है जो 900 रुपया है। अब PTR बाय 100 करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पता है, टी भी पता है, टाइम 3 साल के लिए, रेट परसेंट पता करनी है जो कि 5% है दोस्तों बस। नहीं तो आप 15% ऑफ प्रिंसिपल कर लो, आराम से आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की चेक करना है तो कर लो। अब ये जो है 18 दिन में काम करता है और उसने क्या किया है 12 दिन काम किया है और एंड बी फिनिश द रिमेन वर्क। जो 6 दिन का जो काम है, ए का 6 दिन का जो काम है वो बी जो है 8 दिन में काम किया है। कहने का मतलब अब आपको पता चल गया कि एक कुल मिला के उस काम को 18 दिन में काम करता है, सो बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। क्यों बताओ? क्योंकि आपको पता है एक 6 दिन का औकात का जो भी काम है वो 8 दिन में करता है, तो बाकी 6 3 18 है, यहाँ 8 3 24 है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको 18 और 24 दिन पता चल गया बी का जो भी काम करने का टाइम। अगर वो बोलता है कि गलती से, अभी आंसर आपको पूछा है ये अलोन कैन डू द होल वर्क, कितने दिन में करता है 24 दिन में, आपका आंसर तो आ चुका है। अब आपको पूछता है कि ये और बी दोनों कितने दिन में काम करता है। अब 18 और 24 का जो LCM बनेगा वो 72 बनेगा दोस्तों। अब कुल मिला के अंडे कितने हैं 72 है जो LCM आया हुआ है। अब उसके हिसाब से 18 4 जा 72, 24 3 जा 72। अब ये अकेला 4 अंडा खा जाता है एक दिन में, बी जो है 3 अंडे खा जाता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों कुल मिला कर 7 अंडे के हिसाब से 72 डिवाइडेड बाय जो कि 7 है दोस्तों, आपका आंसर दोनों मिलकर इतने दिन में ख़त्म कर देंगे। अब देखिएगा ये वाला 1 मैन और 2 वुमेन, एक मर्द और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ का जो बराबर है वो कितना दिन में काम करते हैं 44 डेज़ में। अब आपको पता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2 के फार्मूला के हिसाब से यहाँ M1 कुछ भी ले लो, आप बॉयज़ ले लो या मेन ले लो या वुमेन ले लो। M1 किसी एक को पकड़ो, 3 वुमेन 3 यहाँ 2 वुमेन या 3 बॉयज़, पहले चलो 3 बॉयज़ को M1 कह लेते हैं। D1 क्या है जो कि वो कितने दिन में काम कर रहा है 44 डेज़ में कर रहा है। अब बाकी 1 मैन
प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कितने दिन में काम करेंगे उसी काम को, ये पूछ रहा है। अब देखिए M1 हमने क्या माना, 3 ब्रावो, 3 बॉयज़ मान लिया, D1 44 इज इक्वल टू, अब 1 मैन को हम लोग क्या लिख सकते हो, 3 बॉयज़ लिख सकते हो, और 1 वुमेन को क्या लिख सकते हो, 1.5 बॉयज़ लिख सकते हो, और 1 बॉय को 1 बॉय लिख लो। अब यहाँ पे 5.5 बॉय हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बॉय कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या बनेगा, आंसर आपका 24 आएगा दोस्तों। यानी जो एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय जो है 24 दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे। बस यही आपको M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 के हिसाब से कन्वर्ट करनी है। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के हिसाब से जो भी ट्रिग्नोमेट्री में है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है जो कि आप देखोगे सूरज की तरह, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री, एक ट्री का जो शैडो है वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द ट्री से। अब अगर मान लो हाइट ऑफ द ट्री अगर h है या x मान लो, तो उसका जो शैडो बनेगा वो नीचे धरती पर √3x बनेगा। अब थीटा फाइंड आउट करनी है, एलिवेशन tan थीटा इज इक्वल टू AP बाई BC, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, जो कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कैसे बन रहा है, x डिवाइडेड बाई x√3, x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 का वैल्यू tan 30। सो थीटा वैल्यू कितना आ गया, 30 है। बहुत आसान है। और एक हॉल है, ये 15 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर ब्रॉड है। अब जो भी हॉल है आपको पता चल गया, इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर जो कि एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल्स, आपको पता होना ज़रूरी है। वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग, आपको पता है फ्लोर और सीलिंग जो है ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगल शेप में रहता है, रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में। अब यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में अगर है, ऊपर नीचे अगर है 2 × L + B, उधर भी 2 × L + B, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो आराम से आपका आंसर, आप 2H × L + B के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो भी किया है आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। सो 2 × L + B, 2 × L + B के हिसाब से आपका जो भी आंसर बनेगा यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे गलती किया है। वो ये किया है, मैंने सिर्फ 2 × L + B लिया, जो कि नीचे वाला लिया, मैंने ऊपर वाला तो लिया ही नहीं। तो हमें लेना चाहिए था 2 × L + B, तब क्या हो जाएगा, 4 × L + B हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बनेगा, h का जो वैल्यू क्या बनेगा, h का जो वैल्यू बनेगा 2 बनेगा दोस्तों। सो वो उसके हिसाब से 2H × L + B में अगर अप्लाई करेंगे 2 × 72, यहाँ पे 68 आएगा। 68 को आराम से जो LBH है उसके अंदर अगर अप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर वॉट एवर यू वांट। मैंने गलती किया है, आप इसको सुधारिएगा, ठीक है। अगला देखिए, 50 स्क्वायर स्टोन स्लैब्स जो कि इक्वल साइज वर नीडेड टू कवर ए फ्लोर एरिया ऑफ 72 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्टोन स्लैब, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे वो स्क्वायर स्टोन जो भी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ए इज इक्वल टू √72, यानी उसको 6√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ये मीटर्स में है, उसको अगर आप सेंटीमीटर्स में करेंगे तो कन्वर्ट कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो, जो भी करना है। A1 इज इक्वल टू 120√2 बनेगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ईच स्मॉल देख सकते हो, A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, A2 क्या है, 5√2 है। अब उसी हिसाब से अगर देखेंगे, यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच स्टोन स्लैब, जो कि इसका जो लेंथ बनेगा उसका 120 सेंटीमीटर्स बनेगा। आप इसको आराम से कर सकते हो। अगला देखिए, इफ़ ए पर्सन वॉक्स एट 14 km/h इंस्टेड ऑफ 10 km/h, वो क्या कर रहा है, 14 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलेगा, 10 किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलेगा, तो वो क्या करेगा, 20 किलोमीटर ज़्यादा कर लिया होगा। मतलब यहाँ जो फ़र्क है 4 km/h के हिसाब से जो भी फ़र्क है वो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है दोस्तों, यानी 4 × 5। तो एक्चुअल वो ट्रैवल कितना करना चाहिए था उसको, 14 × 5 यानी 70 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया है, 10 किलोमीटर चला स्पीड्स, तो ऑब्वियसली वो 50 किलोमीटर ही जा पाया। कहने का मतलब उसका जो 50 km/h स्पीड उसने
ट्रैवल किया है। अगला, ये कैन डू ए जॉब इन 20 डेज़, और उसने 5 दिन काम किया और उसने 1/4 काम ख़त्म किया है। तो आप जानते हो, ये तो कॉमन सेंस है, उसने 5 दिन काम किया तो ऑब्वियसली वो 1/4 काम ही ख़त्म होगी ना। तो देन बी कम्स एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज़। बी आया, बाकी जो 3/4 वर्क है उसने क्या किया है, 15 दिन में ख़त्म कर दिया। तो आपको पता होनी चाहिए ये और बी जो है, ये अगर 20 दिन काम करता है, बी भी ठीक उसी का 20 दिन काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि दोनों जो है एक एक अंडे खाते हैं, 20 अंडे कुल मिला के हैं, तो दोनों मिलकर 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सो इनका जो एफिशिएंसी है ये बराबर एफिशिएंसी है। तो ये पूछ रहा है कि ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन 10 डेज़, जो कि आंसर आ गया। तो एफिशिएंसी के भी इनका दोनों का आप देख सकते हो सेम एफिशिएंसी है, जो कि 1:1 है दोस्तों। अगला, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 साल पहले 1:3 है, जैसे कि ऑलरेडी हमने इस तरह का सवाल किए हैं। और 5 years hence, अभी 5 साल के बाद 2:3 है। 2:3 में 1 का फ़र्क है, 1:3 में 2 का फ़र्क है। तो ऊपर का 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला 1 ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नया जो रेशियो बनेगा राम रहीम का 1:3 और 4:6। 3 6 बनने के लिए, 1 4 बनने के लिए 3 का फ़र्क है दोस्तों। देखिए 1 4 बन गया, नया जो रेशियो बना यहाँ पे, और 3 6 भी बन गया। तो जो 3 का फ़र्क है वो कितना का फ़र्क है, यहाँ पे देख सकते हो, 10 साल पहले 5 साल बाद, यानी 15 का फ़र्क है। सो 3 जो है 15 का अगर फ़र्क है तो 1 जो बढ़ेगा 5 का बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर अप्लाई कर देंगे जो पहले का जो रेशियो है उसमें और अभी का रेशियो में, वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है। उसके हिसाब से आराम से 4:6 लिख सकते हो, लेकिन जो भी है आप जो भी यहाँ पे बनेगा आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग लोगों का अलग अलग एज आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 60% ऑफ कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब ये तो बहुत ही चिल्लर सवाल है। 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ सेलिंग प्राइस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 5/6। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, जो कि न्यूमरेटर में है। सेलिंग प्राइस क्या है, 6 है। तो यहाँ पे मुनाफा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसने बेचा ज़्यादा। तो कितना, 1 का ज़्यादा बेचा है, क्योंकि 6 है, 6 - 5 1 है। तो 1 का मुनाफा हुआ है कितने पर, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पे ही होता है दोस्तों। तो 1 का मुनाफा हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि 5 है दोस्तों, इंटू 100, यानी 20% का मुनाफा हुआ है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, साइंस है, जो भी 20 मैथमेटिक्स के ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं साइंस पे। मुझे लगता है कि 1-2 सवाल थोड़ा मुश्किल होंगे, बाकी सब आपको आसान लगेगा। इन सब मुश्किल सवालों को आप लिखने की कोशिश करिएगा। साइंस में देखा जाए, मोनोमर ऑफ पॉलीथीन पूछा गया है। जो भी पॉलीथीन है उसका जो मोनोमर है इथाइलिन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इथाइलिन वो चीज़ है जो कि मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। अगला देखिए, मोस्ट मैलेबल मेटल। डक्टिलिटी मैलेबिलिटी आप जानते हैं, आप पता होना ज़रूरी है। मैलेबल यानी जो अच्छा खासा वायर बना सकते हो। डक्टिलिटी यानी वो एकदम एक्स होता है। एक्स कैसे बनाते हो, वो ऐसे शेप लाते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। मैलेबल यानी जिसको हम वायर बना सकते हैं। अब आपको पता होना ज़रूरी है, इसमें गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो कि मैलेबल मेटल है दोस्तों। बाकी आप जानते हैं ये फ्री स्टेट में भी देखने को मिलता है। और द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम वेजिटेबल इज़, जैसे हाइड्रोजनेशन आप जानते हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल ऑयल, वहाँ पे हाइड्रोजनेशन में वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है जिसमें वेजिटेबल ऑयल को घी बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट, जो कि रेक्टिफायर होता है अल्टरनेट करंट को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट बनाते हैं। अल्टरनेट करंट को AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट
कितना होता है, जो भी मैग्नेटिज्म होता है सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट में 0 होता है दोस्तों। बाकी आप जानते हैं ये जो भी साइड्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो धीरे धीरे कम होते होते सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट में क्या होगा, वो एकदम 0 हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखनी है। और आपको याद रखने वाली चीज़ भी ये भी है कि दोस्तों पॉइंट ए at a lower electrical potential than point B, an electron between them on the line joining them will be। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ये है कि point A is at a lower electrical potential than point B, an electron between them on the line joining them will be, कि moves towards B। इसमें क्या होगा उस टाइम पे, कहाँ मूव करेगा, सो दैट विल बी मूव टूवर्ड्स B। ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टेक्निकल बेस्ड होते हैं, आप लोगों को डिफ़िकल्टी नेचर प्रीवियस ईयर कहीं पूछे गए हैं, इनमें से हम लोग इकट्ठा की के आप लोगों को बता दिया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैन पॉइंट B, एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम ऑन द लाइन जॉइनिंग देम विल मूव टूवर्ड्स द B। ठीक है। अगला देखिएगा, इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन द हिल्स। पहाड़ों में खाना बनाना बहुत टाइम लगता है नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन द हिल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर दैन दैट इन द प्लेन्स and therefore water boils at a temperature lower than 100 degree centigrade causing an increase in cooking time। तभी हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा देर लगेगा कंपेयर टू नॉर्मल प्लेसेस। वहाँ पे एटमॉस्फेरिक बाहर जो प्रेशर रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। उतना कम करने के लिए पूरा प्रेशर कुकर भी ख़राब जल्दी हो जाता है, इसीलिए हिली एरिया में। अगला देखिए दोस्तों, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट टू द क्लोजेस्ट, इट इज़ नॉट कोल्डेस्ट, इट इज़ क्लोजेस्ट, जो कि पास में रहता है, वो है मर्क्यूरी। आपको पता होना ज़रूरी है जो भी सीक्वेंस है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जैजन, MVEM जैजन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इस तरह का आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है दोस्तों। बाकी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं, मार्स को धरती का ट्विन प्लैनेट्स मतलब धरती और मार्स दोनों बराबर का ही लगता है। ठीक है, और बाकी जुपिटर जो कि जेंट प्लैनेट है दोस्तों, जिसके अंदर रेड स्पॉट देखने को मिलता है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कम दिखता है। वायलेट काफ़ी बेंड हो जाता है तो इसका वेवलेंथ बहुत कम रहता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम डिविएट होता है, वो है लाल है दोस्तों। अब बाकी यहाँ पे देखा जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो वायलेट है दोस्तों। द मेन सोर्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि आप जानते हैं कोलता जो है मेन सोर्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब बात आता है दोस्तों रीजनिंग की, जो कि ब्लड रिलेशनशिप के बारे में। ए इज़ बीज ब्रदर, ये जो है बी का ब्रदर है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें किस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे बी मैंने लिखा ही नहीं, तो ब्रदर है, यहाँ पे बी देखिएगा, बी यहाँ पे राइट साइड सेंटर में है, ए और डी के बीच में है। तो सी इज़ एज मदर, सी क्या है, ए का मम्मा है तो सर्किल में डाल दिया हमने। तो डी इज़ सीज फादर, डी क्या है, सी का फादर है, तो सी का फादर डी है तो रेक्टेंगल बॉक्स में डाल दिया, तो मर्द है। तो ई इज़ बी सन, ई कौन है, बी का बेटा है तो रेक्टेंगल में डाल दिया। अब हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए, डी और ये का रिलेशन बताने के लिए बोल रहा है। ऑब्वियसली डी जो है ग्रैंड पापा लगेगा, पापा मतलब मम्मा का पापा क्या लगेगा आपका, दो भी दादा दादी और मामा मामी, जो कि जैसे क्या बोलते हो नाना नानी, तो यहाँ पे जो बनेगा वो नाना बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला देखिए 16:49, 100:2, जो कि यहाँ 169 है दोस्तों आंसर, यानी 13 स्क्वायर जो भी 169 आएगा। ठीक है, अगला देखिए ये ZCX:2 BYDW = HQJO, जैसे कि आप जानते हैं आज़ाद, क्रक्स, ड्यू, बॉय, ये सब अपोजिट वर्ड्स है दोस्तों, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। अब HQ हेडक्वार्टर्स जो अंड इंफ्रारेड, अब बात आएगा अगला जो है
के एंड पी जो कि देख लीजिएगा अपोजिट में है, जो कि आप ऑप्शन में देख के पहचान सकते हो। अगला CD 34 इज इक्वल टू AB इज टू क्वेश्चन टैग। यहाँ पे CD यानी 3 और 4, अब AB 1 2, यही आपका आंसर रहेगा 1 और 2। बुक्स कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी, मतलब बुक्स को कहाँ रखा जाता है सेफली? लाइब्रेरी में रखा जाता है। एनिमल को कॉशन के साथ रखा जाता है उस जगह पे, वेयर सेफली इनको रखा जाता है, यानी कि जू नहीं कह सकते हो, वो कॉशन के साथ रखा जाता है एनिमल्स को। सोल्जर रेजिमेंट, मतलब रेजिमेंट के अंदर पूरा सोल्जर्स रहते हैं। अब ग्रुप के अंदर जो भी हर्ड होता है वो घोड़े रहते हैं। ये ऑप्शंस आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने सीधा ऑप्शन लिख दिया आपको, ठीक है। 25:60 इज इक्वल टू 210, जो आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन टैग में 430 दोस्तों। अगला, एज स्केलेटन इज रिलेटेड टू बॉडी, बॉडी के अंदर आपको स्केलेटन देखने को मिलेगा। आप एक लैंग्वेज बोलने के लिए क्या चाहिए आपको? ग्रामर की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा कौन सा कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जैसे कि यहाँ पे नेशन है, NAT वो NATION, डबल N यहाँ पे आ गया। क्लासिफिकेशन में एक ही N है दोस्तों, बाकी में आप फॉर्म हो जाता है। अगला देखिए, रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। प्रॉफिट के अंदर डिविडेंड भी होता है और बोनस भी होता है, बस अलग अलग पार्ट है वो। अगला देखिए, जनरल नॉलेज वाली, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स, जो कि इंडिविजुअल मेडल आप जानते हैं ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा जीतने वाला कौन है? माइकल फेल्प्स है। बाकी पहला इंडियन जो कि इंडिविजुअल मेडल लेके आने वाला, वो मेडल लाने के लिए बोल रहा है, गोल्ड नहीं, KD जाधव है दोस्तों। बाकी अभिनव बिंद्रा सबसे गोल्ड, मतलब शूटिंग में इंडिविजुअल में आप लाने वाला देख सकते हो। कर्णम मल्लेश्वरी औरत में सबसे पहला मेडल लाने वाली वेट लिफ्टर है दोस्तों। द टाइटल कवि राजा, इस टाइटल किसको दिया गया है? आप जानते हैं कवि राजा किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को दिया गया है, जिसको हम इंडियन नेपोलियन भी कहते हैं और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बाकी द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको आंसर्स में दिया रहेगा जसवंत जा नहीं है दोस्तों, का है, ठीक है। द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान हैव बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत है, ठीक है। अरुण शौरी क्या लिखा है? तस्रिमा नजरीन, लज्जा किताब लिखने वाली, ठीक है। अरुण शौरी क्या लिखा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और JN दीक्षित ने क्या लिखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और गला मत मारिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखने से हम उसका कड़क उनको हम कुछ ना कुछ PDF भेजेंगे। सत्यमेव जयते आप जानते हैं, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब महाभारत रामायण तो युद्ध होते हैं, ठीक है। अब विच काइंड ऑफ मिसाइल इज़ ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल आप जानते हैं सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है दोस्तों, जो कि ब्रह्मोस है। बाकी शॉर्ट रेंज क्या है, मीडियम रेंज क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ब्रह्मोस जो कि रशिया से लिया गया है, ये सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल है, मोबाइल नहीं। अगला देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश आ गया। इवन दो द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी। कितना भी महंगा हो, मेरा इच्छा है कि मैं अपनी खुद की पैसा से ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि इवन दो द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी। यहाँ पे बट का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन दो आ गया, एक बार इवन दो आ जाता है, द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी। सो बट का आप निकाल ही सकते हो। अगला देखिए, सुमन इज़ द ओनली पर्सन हु कैन कंप्लीट दिस वर्क विद इन स्टिपुलेटेड डेडलाइन, जो कि रिप्लेस विथ टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुमन इज़ द ओनली पर्सन हु कैन कंप्लीट दिस वर्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आना चाहिए। स्टिपुलेटेड डेडलाइन नहीं होता, स्टिपुलेटेड पीरियड होता है या टाइम होता है, जो कि यहाँ पे आपको स्टिपुलेटेड टाइम का इस्तेमाल आना चाहिए। डेडलाइन को निकाल दीजिए, स्टिपुलेटेड टाइम कर दीजिएगा। स्कूल्स इन दैट एरिया विच हैड
इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज द मेजॉरिटी स्पोक इंग्लिश। अब आपको विच की ज़रूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे स्कूल्स इन दैट एरिया हैड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज द मेजॉरिटी स्पोक इंग्लिश। ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इस हिसाब से आपको काम करनी चाहिए। जो भी काम करते हैं आपको विच का यहाँ पे निकाल दीजिएगा, बाकी आप सबका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, क्लास टेस्ट। मैं इन एग्ज़ाम्स में क्लास टेस्ट का इसीलिए जिक्र किया है, हर बार आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पैसेज ही आएगा, कभी कभी क्लास टेस्ट भी आता है। और बाकी अगर आपको पैसेज देखनी है, आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप देख लीजिए, आर्मी क्लर्क एग्ज़ाम के पैसेज देख लीजिए। बार बार उसी पैसेज को कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। सो यहाँ देखिए, कलर्स नहीं, कलर इज़ कंसिडर द सोल, कलर इज़ कंसिडर्ड द सोल ऑफ पेंटिंग। विष्णु धर्मोत्रा mentions 4 basic colors, namely white, black, blue and orange. Basic 5 basic colors are, orange, while 5 basic colors are mentioned by other authorities. So यहाँ पे जो भी 49, 50 एंड 51 में कंसिडर द सोल ऑफ पेंटिंग बोला है, 4 बेसिक कलर्स बता रहा है, और वाइल 5 बेसिक कलर्स आर मेंशन्ड बाय अदर अथॉरिटीज़। सो यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल करना बहुत ही अनिवार्य है। अब बात आता है दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विवैशियस। अब ये वोराशियस माने बुक्कड़ होता है, जो कि बहुत खाता है, लालची है वो, बहुत खाता है वो, वोराशियस। अब विवैशियस का मीनिंग क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विवैशियस देखिएगा, शियस CIOUS। अब पार्सिमोनियस, अब मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों पार्सिमोनियस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है। क्या पार्सिमोनियस मतलब कंजूस होता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पारसी PARSIMONIOUS, ठीक है। कंजूस को क्या कहते हैं, मैजरी कहते हैं। क्या पार्सिमोनियस का मीनिंग क्या है आप मुझे बताइएगा। द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, डिड यू डिस्कस दिस मैटर विथ मी मैनेजर। तो यहाँ पे क्या है, सेड टू आ गया जो कि डायरेक्ट है दोस्तों, और इन्वर्टेड कामास भी स्टार्ट हो गया। सबसे पहला जो लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, DID में, ठीक है। इसका जो है द बॉस क्या किया, पूछा उसने, आस्क्ड हिज सेक्रेटरी, क्या पूछा, इफ़ ही हैड डिस्कस्ड। देखिएगा हैड डिस्कस्ड जब भी इस तरह का रिपोर्टेड फॉर्म में आता है हैड प्लस V3 आना चाहिए। दैट मैटर, दिस मैटर को क्या हो गया, दैट मैटर विद द मैनेजर, मैनेजर के साथ वो चीज़ है, ठीक है। बाकी आप हैज़ अगर इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। अब यहाँ पे हैव बीन कट आ गया, हैव बीन कट पैसिव वॉइस में है। आपको देखिएगा किस हिसाब से इन्होंने फॉर्मुलेट किया है। समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स, जो कि एक्टिव वॉइस आपको बतानी है, किसी बंदे ने। समवन हैज़ कट यानी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है दोस्तों। सो जो भी दिया गया था वो पैसिव वॉइस में दिया गया था, उसको एक्टिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करनी थी। ऑप्शन में आपको सही एक्टिव वॉइस फ्रेम करनी, ज़रूरी नहीं है आपको हर बार एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ही करनी है, कभी कभी उल्टा सवाल आते हैं जो आपको करना है दोस्तों। ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज़ कंपेल्ड। देखिए यहाँ पे ही विल नॉट वर्क आ गया, फिर दोबारा अनलेस की मतलब ही क्या है, जो आपको ही विल नॉट नेगेटिव में आ गया, अनलेस आ गया। यहाँ पे देखिए अनलेस जब भी आता है कहीं कहीं आपको ही विल नॉट वर्क अनलेस ही इज़ कंपेल्ड, जब तक उसको आप दबाव नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो इस हिसाब से आपको फ्रेम करनी है। सिनोनिम ऑफ हर्डल, हर्डल आप जानते हैं ऑब्स्टेकल होता है, कोई आपको हिंडर कर रहा है, ऑब्स्टेकल कर रहा है, काम करने में मना, मतलब वो रोक रहा है। बाकी रिले मतलब कन्वे करना, बैन मतलब ख़त्म कर देना, मतलब किसी चीज़ को बैन कर देना। अब बात आता है हेड्स की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हेड्स का मतलब क्या होता है। एंटोनिम ऑफ अल्टरकेशन, किसी चीज़ को अल्टरकेट करना मतलब अल्टरनेट करना, अलग, अल्टरनेट अलग होता है, अल्टरकेट अलग होता है।
चेंज करना होता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देना होता है। अभी कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन को ख़त्म कर दे रहा है, मतलब बता दे रहा है। एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ है दोस्तों, एक्सप्लेन करना, चैलेंज करना अलग होता है, अपोजिशन किसी को अपोज करना, अल्टरकेशन मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। अगला देखिए दोस्तों, वन हु बिलीव्स इन द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट, जो कि अनार्किस्ट होता है दोस्तों। उस वन हु बिलीव्स इन द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट, जो कि अनार्किस्ट है दोस्तों। इस बंदा को, बाकी मोनार्किस्ट अकेला जो भी मोनार्की क्वीन एलिजाबेथ आप देख सकते हो, यहाँ उस बंदा है गवर्नमेंट देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन ए स्टेट, अनार्किस्ट होता है उस बंदा इंसान को। ऑटोक्रेट, नोबल्स और नक्सलाइट्स, जो कि आप जानते हैं नक्सलाइट्स के बारे में। द फूलिश यंग मैन soon made ducks and drakes of the vast property his property father left him। यहाँ देखिएगा, प्रॉपरली नहीं होता, ये प्रॉपर्टी होता है। जो भी उसका बाप का जो प्रॉपर्टी है, जो भी फूलिश मैन है वो क्या करेगा, मेड डक्स एंड ड्रेक्स, वो स्क्वैंडर्ड मतलब ऐसे फिजूल में खर्च कर देगा। उसको पता भी नहीं कि बंदर को दिया नारियल, उसने फोड़ लिया अपनी सर। तो कहने का मतलब स्क्वैंडर्ड, मेड डक्स एंड ड्रेक्स होता है दोस्तों, जो कि आपको फूलिश मैन अपना पैसा को कैसे करना उसको पता नहीं है। अगला देखिए कुछ सवाल, ये 8वां है दोस्तों, हम आपको डिस्कस किया जाएंगे। ऑलरेडी अप टू 7 तक हमने डिस्कस किया है। जो भी इस वीडियो देख रहे हैं, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो हमने हर क्वेश्चन पेपर, नेवी MR हो, चाहे नेवी SSR हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो, हर क्वेश्चन पेपर हमने मैक्सिमम आप लोगों को पूरा का पूरा देने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आए तो आप आराम से इसको देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। ये 40-45 मिनट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।